नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज इस बदले स्वरूप में हम दर्शकों के दो प्रश्नों को ले रहे हैं। हालांकि प्रश्न तो हमारे पास कई आए थे, लेकिन हमने उनमें से जो एक रूप वाले प्रश्न थे उनको निकाला और फिर उनमें से छांट के दो प्रासंगिक और सामयिक प्रश्नों को रखा है। पहला प्रश्न जो दर्शकों ने पूछा है वो ये है कि देश में बाबा साहेब के मुद्दे पर राजनीति जो हो रही है वो क्या दर्शा रही है, तो इसका जवाब दिए देते हैं। देखिए, इस समय जो राजनीति है, अगर हम पिछले 6 महीने की राजनीति का अगर अध्ययन करें जो देश में चली है, तो आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के समय विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार था कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिली तो वो संविधान बदल देगी। और ये जो विपक्ष का प्रहार था, ये इस तरीके से किया गया कि ये निचले स्तर तक पहुंचा और बीजेपी को उसका नुकसान उठाना पड़ा और उसको स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिल पाया अपने बलबूते, ये देखने को मिला। तो इस बार जो सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार है। हालांकि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया था, लेकिन बीजेपी अपने बलबूते कहाँ वो 400 की बात कर रहे थे और कहाँ वो 270 272 भी नहीं पहुंच पाए, 242 पर टिक गए। तो ये दिखाता है कि विपक्ष ने जो एक कह सकते हैं कि एक ऐसा आभा मंडल सा तैयार कर दिया था जिसके चलते जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातें कह रहे थे, बीजेपी जो अपने वादे कर रही थी, उन पर लोगों ने यकीन नहीं किया। विपक्ष ने जो दुष्प्रचार किया था, लोगों ने उस पर यकीन कर लिया और बीजेपी को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। अब बीजेपी ने तत्काल सावधानी बरती। हरियाणा के चुनाव आए, जम्मू कश्मीर के चुनाव आए, महाराष्ट्र के चुनाव आए, झारखंड के चुनाव आए और विपक्ष ने फिर से वही कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान खतरे में है, इस तरीके की बातें चलाई। लेकिन बीजेपी चूंकि संभल चुकी थी, उसने काउंटर बड़े अच्छे तरीके से किया और जो परिणाम थे, अब देखिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन गई है। अब तक सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली हैं। अगर हम महाराष्ट्र के राजनीतिक चुनावी इतिहास को देखें तो हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रच दिया, तीसरी बार सत्ता में लौटकर लगातार। और अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को सर्वाधिक सीटें और सर्वाधिक वोट अब तक के उसको उसके जो बीजेपी का इतिहास है वहाँ पर चुनावी इतिहास उसमें उसको मिले हैं। झारखंड में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन वहाँ पर दूसरे कारण रहे, क्योंकि राज्य सरकार जो वहाँ पर चल रही थी इंडिया गठबंधन की, उसके खिलाफ वैसी नाराजगी नहीं थी जैसा बीजेपी ने आकलन किया था। तो वहाँ पर बीजेपी हारी नहीं है, बल्कि हेमंत सोरेन जीते हैं। जीत में उनके अपने कारक थे। तो ये एक जो नैरेटिव गढ़ दिया गया था कि संविधान खतरे में है, ये बीजेपी तोड़ने में कामयाब रही। और बीजेपी ने लगातार उन चीज़ों को उजागर किया जो कांग्रेस के शासनकाल के दौरान संविधान के विरोध में की गई थी। चाहे आपातकाल की बरसी जब देश ने मनाई, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने या बीजेपी के नेतृत्व ने जिस तरीके से कांग्रेस की कारगुजारियों को उजागर किया, उससे देश की जनता को एहसास हुआ कि हाँ, लोकसभा चुनाव में एक गलत जो बातें फैलाई गई थी उसका जो औचित्य था वो गलत था और उसका औचित्य सही नहीं था और जनता ने इस बात को महसूस किया और इसी आधार पर वोट भी किया। अब आप देखिए कि जैसे ही संसद का ये सत्र आया और बीजेपी ने चूंकि पहले ही ऐलान कर दिया था कि चाहे जो वक्फ विधेयक है वो पास कराया जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन पर आगे बढ़ेंगे और भी कई तमाम चीज़ें ऐसी बड़ी थी, बड़े वादे थे जो बीजेपी कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद संसद का शीतकालीन सत्र कई ऐतिहासिक फैसलों वाला होगा। लेकिन जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है वो इस बात को जानता है कि बीजेपी अब अपने बलबूते स्पष्ट बहुमत नहीं है उसके पास, तो वो बहुत सारे बड़े मुद्दों पर आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जब से नई लोकसभा का गठन हुआ है तब से कई महत्वपूर्ण विधेयक जेपीसी को भेजे जा चुके हैं। तो कांग्रेस को ये अंदाजा था कि ऐसा ही इस बार भी होगा और ऐसा अगर नहीं होता है तो सरकार को इसके लिए मजबूर किया जाए। अब आप देखिए कि संसद का जब शीतकालीन सत्र शुरू होता है तब अडानी मुद्दे पर हंगामा शुरू होता है, क्योंकि एक दिन पहले विदेश से ये खबर आई थी कि वहाँ पर कुछ रिश्वत मामले में अडानी समूह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अदालत ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। तो इस आधार पर बीजेपी को कांग्रेस ने, विपक्षी गठबंधन ने घेर लिया और लगातार हंगामा होता रहा। आप देखिए कि संविधान पर चर्चा जरूर हुई कि संविधान की जो यात्रा रही है अब तक 75 साल की, उस पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन व्यवधान खूब डाला गया इस पूरे सत्र के दौरान। तो व्यवधान का बल्कि नया रिकॉर्ड बन गया।
संसद में जब संविधान की यात्रा पर चर्चा हो रही थी तो उसमें ऐसी कोई नई बात, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ने नहीं कही जो उन्होंने चुनाव के दौरान नहीं कही हो। सबने अपने अपने राजनीतिक हित साधे और इसमें आप देखिए कि कुछ ऐसी चीज़ निकल कर नहीं आई जो देश के लिए फायदे की बात हो। जब कांग्रेस को लगा कि ये जो पूरा सत्र है, इसमें हम कुछ बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाए और अब तक राहुल गांधी विपक्ष के नेता थे, लेकिन हमने देखा कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब संसद में पहुंच गई हैं, वायनाड से चुनाव जीतकर, तो वो भी लोकसभा में आ गई हैं, तो उनके नाम, उनके खाते में भी ऐसी कोई उपलब्धि दर्ज कराना चाह रही थी कांग्रेस की। उनके आते के साथ ही देखिए हमने सरकार को किस तरीके से, किस मजबूती के साथ घेरा और ये जो मजबूती है भाई बहन की जोड़ी की, सरकार को घेर कर दिखाने की, इसका संदेश निचले स्तर तक जाए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, और कांग्रेस को फिर से एक बार खड़ा कर दिया जाए। क्योंकि आप देखिए कि कई सारी चीज़ें समझिए। दरअसल आपने देखा कि कांग्रेस को लगातार चुनाव में हार मिल रही है। राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को जो 99 सीटें मिली थी लोकसभा में, उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा था, लेकिन उसके बाद से इस तरह से विधानसभा चुनाव में उसको हार मिली है और उसके बाद से जिस तरीके से सहयोगी दल उसको खरी खोटी सुना रहे हैं, विपक्षी गठबंधन इंडिया का जो नेतृत्व है उससे छीनने की नौबत आ गई है। तमाम जो साथी दल हैं वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को बनाओ इसका अध्यक्ष, क्योंकि कांग्रेस से बात संभलेगी नहीं। तो कांग्रेस को अपने पैर जमाने थे, वापस अपने पैरों पर खड़ा होना था। तो कांग्रेस को ये, अब जब गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में संविधान पर जो चर्चा हुई थी, संविधान की यात्रा पर, उस पर जब अपना जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने उनकी एक बात को निकालकर इस तरीके से पेश किया कि विवाद खड़ा हो जाए और विवाद खड़ा करने के लिए पूरी का पूरा जो कांग्रेस का जो तंत्र है, पूरा जो इकोसिस्टम है विपक्ष का, वो सक्रिय हो गया और एकदम से ऐसा माहौल बना दिया गया कि अंबेडकर जी के विरोध में गृह मंत्री अमित शाह ने बात कह दी है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। और खासतौर पर किसी भी पार्टी की सरकार हो, संसद में खड़ा होकर संविधान निर्माता के खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता, कोई बोलने की सोच भी नहीं सकता, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। अब आप देखिए कि कांग्रेस ने क्या किया अंबेडकर जी के लिए और बीजेपी ने क्या किया। कांग्रेस ने किस तरीके से, किन स्थितियों को खड़ा कर दिया था, निर्मित कर दिया था कि बाबा साहेब को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। उनका राजनीतिक करियर, उनका जो चुनावी राजनीति का करियर था, वो कांग्रेस ने बर्बाद किया। किस तरीके से उनको राजनीति में साइडलाइन किया गया, ये कोई नई बात नहीं है बताने के लिए। ये सारे के सारे, ये भारत का इतिहास है, भारत की राजनीति का इतिहास है जिसको हर कोई जानता है। तो और बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया था, उस पर ग्रहण किसने लगाया? उस पर ग्रहण इंदिरा गांधी ने लगाया और इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की नेता थीं। उन्होंने आपातकाल लगाकर संविधान और नियमों को ताक पर रखकर जिस तरीके से शासन चलाया था, वो एकमात्र घटना है आज़ाद भारत की जब संविधान पर आक्रमण हुआ था। उस समय आप देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ थी? उस समय जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को जेलों में ठूँसा गया था, वैसे ही जो इतिहास है वो कुछ ही देशों में आपको मिलेगा। तो ये एक बड़ा आक्रमण था संविधान पर और ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं जब कांग्रेस की तरफ से संविधान का एक तरह से अपमान किया गया है, या संविधान से ज़्यादा अपने परिवार की जो नीति है, जो सिद्धांत हैं या जो उनकी जो पॉलिसी हैं या उनके जो नेता हैं, उनको ऊपर रखा गया। बीजेपी ने क्या किया, इसके लिए आप वैसे तो बड़ा बताएं विस्तार से तो बहुत सारा चीज़ें हैं, लेकिन अब आप देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ जो इस समय है, आप देश भर में कहीं भी जाइए, आपको पिछले 10-12 साल में ये देखिए कि बाबा साहेब के नाम पर कितने जो सम्मेलन केंद्र स्थापित किए गए हैं, कितनी इमारतों के नाम रखे गए हैं। ज़रा पिछले 10 साल में उनके नाम पर रखी गई इमारतों की संख्या देखिए और अब तक, यानी आज़ादी के बाद से अब तक बाबा साहेब के नाम पर जितने चाहे वो इमारतें थीं, चाहे वो सम्मेलन केंद्र थे या जो सरकारी योजनाएँ थीं, वो कितनी योजनाएँ थीं, ज़रा उसकी भी संख्या ले आइए। आपको निश्चित रूप से 60 साल की जो कांग्रेस की जो 60-65 साल का जिनका शासन था और बीजेपी का जो 10-11 साल का शासन था, बीजेपी की योजनाएँ, बीजेपी ने जो इमारतें बनाई, बीजेपी ने जो सम्मेलन केंद्र बनाए, बाबा साहब के नाम पर रखे, उनकी संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी ही मिलेगी कांग्रेस के बनस्पत, जो उनका 60-65 साल का जो शासन था। अगर हम उनके नेतृत्व वाली सरकार या उनके सहयोग से चलने वाली सरकारों के दौरान की भी चीज़ें अगर गिनती कर लें तो भारत रत्न किसने नहीं दिया बाबा साहेब को, किसने विरोध किया था, ये देश के सामने है। आज पूरी दुनिया देखिए, भारत का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, पूरी दुनिया उसकी कायल है। बहुत सारे देशों ने हमसे वो सिस्टम लिया है,
कई सारे देश लेने की सोच रहे हैं, उसका नाम क्या है? भीम यूपीआई। भीम यूपीआई देश का बच्चा-बच्चा जानता है, जो पढ़ा लिखा है वो भी भीम यूपीआई के ज़रिए पैसे भेजता है, जो रिक्शे वाला है, जो कम पढ़ा लिखा है, जो सब्जी बेच रहा है, जो ठेला लगा रहा है, जो खोमचे वाला है, वो भी भीम यूपीआई के ज़रिए भेज रहा है। तो ये जो और ये कौन लाया भीम यूपीआई? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाए। नाम किसने रखा? उनकी सरकार ने रखा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि बाबा साहेब के बारे में बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की क्या सोच है और उनके बारे में कांग्रेस की सोच क्या रही है। तो आज भले ही बाबा साहेब के नाम पर लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक है। उद्देश्य ये है कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, जो बिल्कुल उसमें उत्साह कम पड़ गया था, और क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस का स्थापना दिवस आ रहा है साल के अंत में, जब कांग्रेस का स्थापना दिवस होता है उससे पहले कांग्रेस को एक बार फिर से खड़ा करने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश जगाने, उनको घरों से निकालने, पार्टी के जो वर्कर्स हैं पुराने उनको एकजुट करने, और क्योंकि संविधान के नाम पर जो चीज़ें फैलाई जा रही थी, दुष्प्रचार फैलाया जा रहा था, वो उसका सच सामने आ चुका है। तो बाबा साहेब के नाम पर एक ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है जिसका सच दुनिया के सामने है, क्योंकि वीडियो अवेलेबल है कि गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा था और आप क्या क्लिप चला रहे हैं, कितनी बात को काट कर क्या किस तरीके से पेश कर, ये भी सच सबके सामने है। तो सारा उद्देश्य यही है, अपनी पार्टी को खड़ा करना, और जनता जानती है। देखिए, ये जो हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और यहाँ पर सभी को अपने-अपने मत का पालन करने, जिस भी धर्म को मानता है उसका पालन करने का अधिकार है। लेकिन हर धर्म ये मानता है कि उसके जो भी धार्मिक पुस्तक है, उससे ऊपर है हमारे संविधान की जो पुस्तक है, हमारी जो संविधान है, वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, और हर भारतीय के लिए उसके प्रति सम्मान है। हमारे संविधान निर्माता चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, हमारी जो संविधान की जो कमेटी थी, उसमें जितने सदस्य हों, हर एक का सम्मान भारतीय करता है, और संविधान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं और संविधान के नाम पर, बाबा साहेब के नाम पर, इनको सोचना चाहिए। इनको पहले ये बताना चाहिए कि आपने क्या किया बाबा साहेब के लिए, आपने संविधान का मान बढ़े इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए, ज़रा अपना-अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करिए, बजाय राजनीति करने के। आइए देखते हैं दर्शकों का दूसरा सवाल क्या है। संसद के शीतकालीन सत्र से देश को काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाईं, इसे कैसे देखते हैं आप? तो ये जो सवाल है बड़ा सामयिक है, प्रासंगिक है, और निश्चित ही ये जो स्थिति है चिंताजनक है। अब आप देखिए कि कोई भी संस्थान हो, कि छोटा से छोटा संस्थान हो, वो कब आगे बढ़ सकता है, जब उसकी कार्य उत्पादकता अच्छी रहे। अगर लगातार किसी संस्थान की कार्य उत्पादकता घट रही है, तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि भविष्य पर सवाल खड़े होते हैं, कैसा भविष्य रहेगा। हम 2047 में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर हमारी संसद में, अब आप देखिए, अगर हम इसी शीतकालीन सत्र की बात कर लें, तो एक सदन में 50% 55% के बीच में काम होता है, एक में 40% के बीच में उसकी कार्य उत्पादकता रहती है। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि हमारी जो संसद है वो फर्स्ट डिवीज़न से भी पास नहीं हो पा रही है। ये वो बस काम चल रहा है, जो 40% कामकाज है, ये दिखा रहा है कि बस किसी तरीके से नैया पार हो गई। आप ज़रा पिछले कुछ सत्रों को भी उठाकर देखेंगे, तो कभी 34% रहता है कामकाज का जो प्रतिशत है, या जो कभी 24% भी रहा है। तो यानी कि तो सिस्टम कभी एकदम नैया पार हो जाती है, कभी फेल वाली कैटेगरी में रहता है, कभी पास वाली कैटेगरी में रहता है, जो कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो कभी रहता नहीं है। तो ये जो स्थिति है दर्शा रहा है कि स्थिति बहुत चिंताजनक है। हमारी जो संसदीय प्रणाली है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या कोई साजिश है क्या, कि जो हमारी संसदीय प्रणाली को विफल दर्शाना चाहती है और यहाँ पर कोई और प्रणाली लाना चाहती है। तो ये जो हमारी संसदीय प्रणाली को, आप देखिए कि जो विपक्ष कहता है कि संविधान बचाओ, विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र बचाओ, लेकिन लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जिस संसद को चलने देना चाहिए, जहाँ पर आवाज़ अपनी हर सांसद उठा सके, वहाँ पर आप व्यवधान डालते हैं। तो ये कहाँ से संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हुई? आप देखिए कि जो हमारे सांसद हैं वो जनता की आवाज़ हैं। अब अगर जनता की आवाज़ संसद में नहीं उठ पाएगी, माहौल ऐसा नहीं बनेगा कि वहाँ पर सांसद अपनी बात रख पाए, तो जब जनता की आवाज़ संसद में नहीं उठ पाएगी तो अब कहाँ उठेगी? सवाल ये भी उठता है, और कौन-सी कार्यप्रणाली आएगी, कौन-सी प्रणाली आएगी ऐसी?
तो ये दिखाता है। और अब देखिए अभी अभी अगर हम अभी ये जो वर्तमान संसद है, 6 महीने हो गए, 2 सत्र इसके निकल चुके हैं। दोनों सत्रों में अगर एक विधेयक पारित हो पाया है, तो ये क्या दर्शा रहा है? ये विफलता दर्शा रहा है। ये जो 140 करोड़ भारतीयों ने अभी 6 महीने पहले अपनी बड़ी उम्मीदों के साथ नई सरकार चुनी थी, नए अपने जनप्रतिनिधि चुने थे, तो क्या ये जो जनप्रतिनिधि हैं 543, ये यही बदले में लौटा रहे हैं जनता को कि एक विधेयक पारित हो पा रहा है जी? और आप देखिए कि ये जो विधेयक पारित हो भी पा रहे हैं, वो भी बड़े हंगामे में हो रहे हैं। जनता को पता नहीं चलता है कि आपने क्या प्रावधान लगा दिए हैं, क्या उसमें विपक्ष ने कहा, क्या पक्ष ने कहा, क्या तर्क रखे। और आप देखिए कि कितना नुकसान नुकसान कई सारे हैं। सदन शुरू होता है, आप अगर इस शीत सत्र जो गुजरा है आप उठाकर देखेंगे तो अक्सर ये हुआ कि कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया और 2 मिनट 5 मिनट बाद वो स्थगित करनी पड़ गई। प्रश्नकाल नहीं हो पाया। प्रश्नकाल हर सांसद के लिए एक उसको उसको एक बड़ा उसको एक तरह से उसके लिए उपहार है कि वो वहाँ पर सरकार से सवाल पूछ सकता है, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, जवाब जो आते हैं उससे देश को काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। प्रश्नकाल नहीं हो पा रहा है, बहुत बड़ा नुकसान है देश का ये। सांसदों का जो एक अधिकार है, उस पर ये कुठाराघात है कि आप प्रश्नकाल नहीं होने दे रहे हैं। और सरकार तो जवाबदेही से बच जाती है। आप सरकार को एक तरह से वॉकओवर दे रहे हैं तो अलग बात है, आपकी सरकार से मिलीभगत है, आप कहते हैं हम सरकार का विरोध करेंगे, लेकिन ये तो मिलीभगत है कि आप सरकार को वॉकओवर दे रहे हैं, कि उसको सवालों से बचने का मौका दे रहे हैं। तो प्रश्नकाल नहीं हो पा रहा है। शून्यकाल में लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे, क्योंकि जब सदन ही स्थगित है तो कोई सा काल हो, चाहे आप पुकारें किसी भी प्रश्नकाल कहें, शून्यकाल कहें, कुछ भी कहें, लेकिन जब सदन की कार्रवाई स्थगित है तो आवाज़ ही नहीं उठेगी, कोई अपनी बात ही नहीं रख पाएगा। जब सत्र आहूत होता है तो सांसद जो हैं वो बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं दिल्ली में कि अपनी बात रखेंगे, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे जो लोग हैं वो आते हैं, उनको बताते हैं कि साहब हमारी ये समस्या है, हमारी ये अगर ये सुविधा हमारे इलाके में आ जाए तो हमारे को इससे बड़ा लाभ होगा। उसकी योजनाएं बनाते हैं, वो लाके सदन में पेश करना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे क्षेत्र की समस्या की और सरकार का ध्यान आकृष्ट हो। लेकिन जब उनको मौका ही नहीं मिलता तो वो जनता की समस्या तो वहीं की वहीं रह गई। फिर कौन सुनेगा उन जनता की बात? तो ये जो सब कुछ हो रहा है, ये हमारी संसदीय प्रणाली पर बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। और अब तो ये समय आ गया है कि जो नो वर्क नो पे का सिद्धांत जो आम लोगों पर लागू होता है। अब मान लीजिए हम अगर नहीं जाते हैं दफ्तर और 3-4 दिन 5 दिन नहीं जाते हैं, हंगामा करके बाहर चले जाते हैं, तो हम पर कार्रवाई हो जाएगी, हमारी सैलरी कट जाएगी। लेकिन जो सांसद हैं, जो जनता के पैसे से जिनको सैलरी मिल रही है, जनता के पैसे से जो तमाम तरह की सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, यहाँ पे जो लुटियन जोन्समैन को बड़े बंगले मिलते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं, पेट्रोल का खर्चा मिलता है, तमाम जो तरह के भत्ते मिलते हैं, वो जनता के पैसे से मिल रहे हैं। जब आप काम नहीं कर रहे तो उस दिन का फिर आपको भत्ता नहीं मिलना चाहिए, उस दिन की आपको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, उस दिन आपको गाड़ी भी सरकारी नहीं यूज़ करनी चाहिए, उस दिन आपको उस घर का किराया देना चाहिए, क्योंकि उस दिन आपने काम नहीं किया है। अगर जो आम जनता है, अगर वो किसी दिन कुछ काम नहीं करती है तो आप उसके साथ भी यही करते हैं, तो आपको भी यही एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए कि जिस दिन आपने काम नहीं किया, हंगामे में पूरे दिन की कार्रवाई स्थगित हो गई, उस दिन की सारी सुविधाओं का, उस दिन के सारे भत्तों का आप त्याग करना चाहिए। तो ये भी नियम लाया जाना चाहिए, क्योंकि समय आ गया है। क्योंकि पूरा का पूरा अगर सेशन वॉश आउट हो जाता है तो ये बर्बादी है। आप 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य लेकर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन पैसा बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, तो कहाँ से हमारा वो जो हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वो हासिल हो पाएगा। कुछ समय पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक आह्वान किया था कि जनता को अब आंदोलन करना पड़ेगा कि ये जो संसदीय व्यवधान है इसके खिलाफ एक जनमत तैयार किया जाए, और ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं इनको इस बात का एहसास कराया जाए कि भैया ये जो सदन है ये चर्चा के लिए है, ये वहाँ पर मुद्दों का हल करने के लिए है, हंगामा करने के लिए नहीं है, जो एक दूसरे को अपना शारीरिक ताकत दिखाने के लिए नहीं है। तो ये एक आंदोलन अब जनता को खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को समझाने का अब समय आ गया है कि आप अपने राजनीतिक हित साधें, वो आपका अधिकार है, लेकिन जनता की जो आवाज़ है उसको ज़रूर उठाना दें, उठाएं, और चर्चा का वहाँ पर माहौल बनाएं संसद में। ये जो छवि बन रही है देश की संसद की, ये अच्छी नहीं है। बहुत सारे विदेशी मेहमान आते हैं संसद की कार्रवाई देखने, बड़ी संख्या में छात्र जाते हैं, वहाँ पर लड़ते देखते हैं जब सांसदों को,
आप देखिए कि जब अभी हमने देखा कि 2 सांसदों को चोट पहुंची, जो रक्त गिरा है संसद परिसर में, ये लोकतंत्र के मंदिर की आप देखिए कि कितना उसके उसके हृदय को, देशवासी जो सारे लोकतांत्रिक हैं, उनके हृदय को कितना इस समय आघात पहुंचा है कि लोकतंत्र के मंदिर में रक्त गिरा है। ये जो हिंसा, अब राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, संविधान की में कौन से पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि आप अपने अधिकार को हासिल करने के लिए, मान लीजिए कि राहुल गांधी की बात मान ली जाती है कि उनका रास्ता रोका जा रहा था, तो ये कहाँ लिखा है संविधान में कि आप अपना अधिकार हासिल करने के लिए हिंसा कीजिए? आप दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं। संसद में, संसद परिसर में एक द्वार तो है नहीं कि आप लोकसभा में एक, अब सांसदों के लिए तो कई सारे द्वार होंगे, तो आप दूसरे द्वार का उपयोग कर सकते थे, तो दूसरे रास्ते का उपयोग कर सकते थे। आपको हिंसा करने की क्या ज़रूरत थी? एक बुजुर्ग को जिस तरीके से इस समय आप देखिए कि सर्दी का मौसम है, बुजुर्ग को जिस तरह से चोट लगी है, सर्दी में ख़ास तौर पर जो पीड़ा है वो और बढ़ जाती है। तो ये ज़रा, और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, तो ज़रा जाकर उनको सारंगी साहब का जो राजपूत जी हैं उनका ज़रा एक बार हालचाल ही ले आते, इससे उनका बड़प्पन ही साबित होता। ठीक है कि आप ये आरोप, जो भी आप पर आरोप लगे हैं वो सही हैं या गलत, ये जांच का विषय है, लेकिन हालचाल जानने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। इससे आपका ये आपका जो मोहब्बत की दुकान वाली बात आप करते हैं, तो शायद उस पर थोड़ा सा उसको बल मिलता है उस बात को, लेकिन आप नहीं गए, आपने सीधा कह दिया कि कुछ हुआ नहीं। तो ये सब दिखाता है कि जो हमारी संसदीय प्रणाली है, उसको अब ये जो गुरिल्ला युद्ध एक तरह से शुरू हो गया है, ये जो जिस तरीके से खाली विरोध प्रदर्शन की जो राजनीति हो रही है, इससे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है। देश की जनता को ये करना पड़ेगा, क्योंकि जनता ही मालिक है, जनता ही सब कुछ कर सकती है। तो फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ।